बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। लिस्ट आ चुकी है और कई मंत्रियों के विभागों का फेरबदल किया गया है। जहां विजय सिन्हा के पास पथ निर्माण विभाग था, उसको बदल के नितिन नवीन को दे दिया गया और नितिन नवीन का जो विभाग था वो जीवेश मिश्रा को, नगर एवं विकास आवास विभाग जीवेश मिश्रा को दिया गया। इसी तरह से कई मंत्रियों के विभाग में फेरबदल किया गया है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के और नए मंत्रियों को जगह दिए जाने को लेकर के जो नए मंत्री हैं उनका ये कहना है कि उनसे पूछे जाने पर कि जो बाकी लोग हैं जिनमें नाराजगी होगी, बीजेपी के जो विधायक हैं उनको कैसे ठीक किया जाएगा, क्योंकि समय नजदीक है और इस चीज को, चुनाव का समय नजदीक है, इस चीज को बीजेपी कैसे ठीक करती है। तो मंत्रियों का ये कहना है कि बीजेपी में कोई नाराजगी नहीं होती है, वर्क कल्चर है, जिनको जो काम दिया जाता है वो काम करते हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो पार्टी फोरम का काम दिया जाए, सब लोग हर जगह अपना काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। किसी में कोई नाराजगी नहीं है, न ही बीजेपी में कोई नाराजगी होती है। मंत्रिमंडल का विस्तार जनता की सेवा के लिए किया गया है। शासन प्रशासन के विकास की गति को बढ़ाने के लिए किया गया है और बिहार के अंदर विकास की गति बेहतर हो, केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार पारदर्शिता के साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हुए विकसित बिहार बनाने की ओर कदम बढ़ाएगा। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। कल यानी 28 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। कल करीब 2 घंटे तक सदन चलेगा। उसके बाद शनिवार और रविवार को बंद होने के बाद सोमवार को सीधा सदन शुरू होगा और सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने ऐलान कर रखा है कि कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की व्यापक तैयारियां की गई है और सदन से सड़क तक विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेगा। वहीं सत्ता पक्ष के तरफ से कई महत्वपूर्ण तैयारियां की गई है। नए मंत्रियों की अगर बात करें तो 7 नए मंत्री इस बार सदन में बतौर मंत्री पहुंचेंगे और इस मुद्दे पर भी हंगामे की पूरी गुंजाइश है। बीपीएससी परीक्षा से लेकर लॉ एंड ऑर्डर और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सदन से सड़क तक विपक्ष हंगामा करेगा। दूसरी तरफ आर ब्लॉक से लेकर पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है, पूरे विधानसभा परिसर के चप्पे चप्पे निगरानी की गई है, सैनिटाइज किया गया है और सुरक्षा की जांच की गई है। मॉक ड्रिल के तहत पुलिस अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि कल से होने वाले विधानसभा सत्र से पहले सुरक्षा के जो तमाम मानक है उसको तय करके हरी झंडी दे दी गई है और यह साफ साफ कहा गया है कि पूरा सत्र सुचारू रूप से चले, पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था में चले, इसके लिए एक रूपरेखा तय कर लिया गया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। बजट के अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। दूसरी तरफ विपक्ष कई अहम मुद्दों के साथ सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने महाशिवरात्रि को लेकर एक भगवान शिव की मूर्ति पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट की। आपको बता दें कि आज तकरीबन पीएम मोदी से सीएम नायाब सिंह सैनी की मुलाकात आधे घंटे चली और जिस तरह से हरियाणा में अभी नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और 1 मार्च को जो नगर निकायों के चुनाव होंगे और 2 मार्च तक उनके रिजल्ट आने वाले हैं, इसको लेकर पीएम मोदी से चर्चा हुई है और अन्य कई विषयों पर भी पीएम मोदी से आज सीएम नायाब सिंह सैनी ने चर्चा की है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है और जिस तरह से तकरीबन हर महीने अगर देखा जाए तो सीएम नायाब सिंह सैनी दिल्ली में पीएम से मुलाकात करने जा रहे हैं और हरियाणा का जो स्टेटस है उन्हें बता रहे हैं। तो आने वाले वक्त में हरियाणा के लिए केंद्र से क्या सौगात मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ से ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।
दिल्ली विधानसभा का तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा, जहां एक तरफ कैग रिपोर्ट पर बीजेपी के तमाम विधायक सदन के अंदर चर्चा करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक विधानसभा के ठीक बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। दिल्ली विधानसभा का आज तीसरा दिन है। इस बीच विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा परिसर में एंट्री करने से रोक दिया गया। सत्र के दूसरे दिन ही आपके 21 विधायकों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब उन्हें परिसर में भी आने पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार पर लगातार हमलावर हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि आप विधायकों ने जय भीम के नारे लगाए थे, इसलिए उन्हें सत्र से निलंबित कर दिया गया। आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा वालों ने सरकार में आते ही तानाशाही की सारी हदें पार कर दी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। जहां एक तरफ सदन के अंदर पूरे दिन हंगामा चलता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ नजफगढ़ से बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की बात कही। दिल्ली विधानसभा से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ में इस वक्त ईडी पूरे जोर शोर से कार्रवाई कर रही है। आज ईडी की कार्रवाई को लेकर अलग अलग बयान आए हैं। सबसे पहले बयान आया है उप मुख्यमंत्री अरुण साव का। उन्होंने ये कहा है कि शराब घोटाले में ईडी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। ईडी ने जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में जो तथ्य, जो साक्ष्य ईडी को मिल रहे हैं, उसके आधार पर जांच की कार्यवाही को ईडी लगातार आगे बढ़ा रही है। अब जांच में तथ्य पाए होंगे ईडी ने, उसके आधार पर ईडी की अपनी कार्यवाही है। और कांग्रेस पार्टी अनावश्यक इस पर राजनीति कर रही है। 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन ईडी के अफसर पहुंचे थे और जो कांग्रेस के महामंत्री हैं इस वक्त, उनको नोटिस थमाया था, सम्मन दिया था ईडी ने। और जो कांग्रेस भवन बने हैं सुकमा कोंटा जिले में, वो कैसे बने हैं उसकी 4 बिंदुओं पर पूरी जानकारी कांग्रेस से मांगी थी ईडी ने। आज मलकीत सिंह गेंदू ईडी ऑफिस पहुंचे, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं, और वो अपना जवाब लेके गए कि कांग्रेस भवन जो बने प्रदेश से वो कैसे बने, उसका रिसोर्स क्या था, धन कहां से आया, उसकी वो डिटेल लेके गए। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है पलटवार करते हुए। हालांकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, तो सदन में ही बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है कि जो बीजेपी सरकार है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है। उनका ये कहना है कि जितने भी कांग्रेस भवन बने हैं छत्तीसगढ़ में, वो पार्टी के फंड से बने हैं, पार्टी के सहयोग से बने हैं। उन्होंने ये बयान के माध्यम से एक स्पष्टीकरण दिया है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि शराब घोटाले में डिस्टिलर्स जो है उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही, उनके खिलाफ मामले दर्ज क्यों नहीं जा रहे। अब तो कोर्ट ने भी इस पे कहा है कि जो डिस्टिलर्स है उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाने चाहिए, उन्हें भी ईडी के जांच के दायरे में लाना चाहिए। तो ये सवाल भी भूपेश बघेल ने उठाया है। तो अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ में एक तरफ तो बजट सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गंगा स्नान करके आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का अंतःकरण अभी भी अशुद्ध है। यदि कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ है तो पिछले 1 साल से आपकी सरकार, आप जांच क्यों नहीं कराते? आपने किसके ऊपर कार्रवाई की? सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करने के लिए कि पहले निकायों का गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद में पदभार ग्रहण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक दिवालियापन है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। शिवरात्रि के दिन हजारीबाग के इचाक प्रखंड में हुए 2 समुदायों के बीच झड़प का मामला दूसरे दिन गुरुवार को सदन में भी छाया रहा। सदन शुरू होने से पहले बाहर पोर्टिको में बीजेपी के विधायक विरोध पर उतर पड़े और स्थानीय बीजेपी विधायक, जो बरकट्ठा के बीजेपी विधायक अमित यादव ने जमकर इस घटना का विरोध किया और खासकर मंत्री इरफान अंसारी के कई बयानों पर खासकर विरोध जताया कि जिस तरह से मंत्री इरफान अंसारी ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर
इस मामले से जोड़ते हुए तमाम तरह के बयान दिए। उन बयानों को लेकर के मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। कि विधायक जो है हमको इलाज करना पड़ेगा, बढ़िया से इलाज करना पड़ेगा। अभी उनका बीपी वगैरह चेक करेंगे और भेजेंगे उनको। सीपी सिंह बोल रहे हैं। अरे उल्टा पुल्टा बताइए, उम्र का तगाजा होना चाहिए। जो मन सो बोल रहे हैं, कल कविता पढ़ रहे थे। बाद में सदन की कार्रवाई शुरू होने के तत्काल बाद बीजेपी के विधायक इस मामले को लेकर आसन से मंत्री के द्वारा माफी मंगवाने की बात करने लगे, लेकिन आसन ने उनकी बात नहीं सुनी और प्रश्न शुरू हो गया। लेकिन बीजेपी के विधायक लगातार वेल में भी आते गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरह से सरकार के ऊपर इस मामले को लेकर विपक्ष हमलावर रहा। सरकार उन्हीं की है ना, तो सरकार भी तो मलेच्छों की है। मलेच्छों में हिम्मत है, हेमंत है तो हिम्मत है। तो मैं यही कहूँगा कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है और ऐसे मलेच्छों से लोहा लेने की जरूरत है। इस बीच तमाम तरह के प्रश्नों के बीच 5,508 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। महाराष्ट्र के पुणे में दिल्ली की निर्भया जैसी हैवानियत को अंजाम दिया गया है। घटना 25 फरवरी सुबह की है, जहां स्वारगेट डिपो के एक बस में 26 वर्षीय महिला के साथ में दरिंदगी की जाती है, रेप की जाती है और उसके बाद जो आरोपी है वो वहां से फरार हो जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 100 किलोमीटर दूर पलटन जाने के लिए महिला बस का इंतजार कर रही थी और उसी दरमियान आरोपी वहां पर पहुंचता है। महिला को फुसला बहलाकर वो बस में लेकर जाता है और इस दरिंदगी को अंजाम देता है। पुणे में हुई दरिंदगी के मामले को लेकर विपक्ष महाराष्ट्र की सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने पुणे से मुंबई तक सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस पूरे मामले को लेकर सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया है। इधर विपक्ष के हमले के बाद फडणवीस सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। सहायक परिवहन अधीक्षक और बस डिपो प्रबंधक दोनों की जांच की जा रही है। अगर लापरवाही पाई जाती है तो उन्हें निलंबित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आरोपी की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। इसी के साथ ही आरोपी की फोटो जारी कर 1 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक आरोपी की जो जानकारी है वो पुलिस को नहीं मिला है और आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। वो उसको मीठा बोल के वहाँ पर लेके गया। दैट टाइम वो अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया, फिर ये सब उसके साथ जबरदस्ती की उसने। उसके बाद ये आरोपी सीसीटीवी में दिखता है कि लड़की उसी के साथ जा रही है वहाँ पर बस तक, वो सब दिख रहा है। उसमें जो आरोपी है वो पहचान लिया गया है, उसको वो निष्पन्न हुआ है इसमें। और उसको ढूंढने के लिए कल से क्राइम के जोन के सब मैक्सिमम 8 टीम्स यहाँ पर कल से काम कर रही है। डॉग स्क्वाड भी भेजा गया था। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से मुंबई जैसे शहर में ऐसे वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, इसको लेकर आगे राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। जीएसटी और सीमा शुल्क को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएसटी और सीमा शुल्क पर समान कानून लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि अगर किसी को लगता है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकता है तो फिर एफआईआर दर्ज करने से पहले वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा था कि जब इस मामले में कार्रवाई की जाती है तो कई तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा था कि हमें पता है कि किस तरीके से इसको लेकर कार्रवाई की जाती है और आपके पास यह अधिकार है कि अस्थायी तौर पर संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सोचने समझने का समय देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हमें इसको लेकर अधिकार को डिफाइन करना होगा
और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, उस फैसले में यह साफ कर दिया गया है कि जीएसटी और सीमा शुल्क पर अब समान तरीके से कानून लागू किया जाएगा। कोर्ट इस मामले में 17 मार्च को अगली सुनवाई करेगा। 279 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि हम तय करेंगे कि इसको लेकर क्या अधिकार दिए गए हैं। अब देखना होगा जब 17 मार्च को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आज मध्य प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षाओं की शुरुआत हुई। आज पहले दिन हिंदी का पेपर था। लगभग 9,53,000 से ज़्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए 3,800 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 103 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच प्रवेश पत्र पर QR कोड दिया गया है। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर लगभग 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा ताकि उनकी पूरी जांच की जा सके और फिर परीक्षा हॉल में वो आधा घंटे पहले उनको प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी तरह के नकल प्रकरण को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। कई जगह जैमर भी लगाए गए हैं ताकि किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का उपयोग नकल के लिए नहीं किया सके। इस बार नए प्रयोग के तहत 32 पन्नों की उत्तर पुस्तिका मिलेगी। कहीं कोई सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी ताकि बच्चे संक्षेप में और सटीक आंसर लिख सकें। कुल मिलाकर अगर देखें तो तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच मध्य प्रदेश हाई स्कूल की परीक्षाओं के बोर्ड परीक्षाओं की आज से शुरुआत हो गई है और शासन प्रशासन का भी दावा है कि नकल रोकने के समुचित इंतजाम भी किए गए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस जब रात्रि गश्त के दौरान वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तब राला मंडल के कस्तूरबा ग्राम के निकट उन्होंने जब एक मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगा। पुलिस को शक हुआ और उसे घेराबंदी कर पकड़ा तो उसके पास से MD मेफेड्रोन ड्रग 200 ग्राम मात्रा में पाई गई। मेफेड्रोन ड्रग काफी महंगी मानी जाती, जिसके चलते उसकी महज 200 ग्राम की मात्रा की कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। पिछले दिनों छोटे मोटे ड्रग पेडलर और सप्लायर्स को पुलिस पकड़ती आ रही है, लेकिन अब बड़े बड़े सप्लायर और पेडलर पुलिस के हत्थे चढ़ने लगे हैं। माना जा सकता है कि ड्रग पेडलर और नशे की खेप पर पुलिस लगाम कसने में कामयाब होती नजर आ रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस बात पर नाराजगी प्रकट की थी कि शहर में नशे का कारोबार फूल रहा है, जिसके चलते ही पुलिस अब बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। इसी तरह बड़ी कार्रवाइयां होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब इंदौर शहर नशा मुक्त हो जाएगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के मड़ी गांव में 1 महीने का कनीफनाथ भगवान का मेला लगता है। ऐसे में उस मेले के भीतर मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकानें ना लगाएं, इसके लिए वहां के मंदिर ट्रस्ट और गांव वालों ने संयुक्त तौर पर एक प्रस्ताव पारित किया और आदेश दिया कि इस मेले के दौरान कोई भी मुस्लिम दुकानदार वहां पर दुकान ना लगाए। महाराष्ट्र के मढ़ी देवस्थान में अपनी यात्रा में मुस्लिम व्यापारियों को दुकान लगाने पर पाबंदी लगाई गई है। इस निर्णय का हम पूरे तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन भी करते हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के सभी मंदिरों से और सभी गांवों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप भी यह निर्णय लागू कीजिए। बीजेपी के तमाम सारे नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि जिस तरीके से पूरे देश भर में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र के मड़ी गांव में भी किया जा रहा है। उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। अगर वो सड़क पर खोंचा लगाकर दुकान लगाकर कुछ काम करते हैं और हिंदू भाइयों के त्योहार में जाकर उन्हीं के सामान बेचते हैं, तो आप गलत तरीके से कहते हैं कि वहाँ गोश्त बेचते हैं, शराब बेचते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।